हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट 1991 में जो पॉलिसी आई थी उसमें क्या क्या फीचर्स थे वहाँ पे ख़त्म किया था और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब अपन ने देखा था। अब उस पॉलिसी की वजह से कुछ कंसेप्ट जो सामने उभर के आए वो अपन लोगों को रीड करने हैं। रीड करते हैं। चलो सबसे पहले लिबरलाइजेशन मतलब क्या, जो तुम लोगों का बिजनेस करने का तरीका है ना उसमें बहुत सारी पॉलिसीज को थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको कम कर दिया गया। लिबरलाइजेशन की वजह से बिजनेस करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या क्या हुआ देखो, रीड करते हैं। अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हुआ क्या, पहले हर बिजनेस को कंडक्ट करने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अब मैंने क्या बताया था, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट अब सिर्फ सिक्स सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे तुमको लाइसेंस लेना ज़रूरी है। उसके अलावा कोई भी सेक्टर में अब तुमको लाइसेंस लेना ज़रूरी नहीं है। फ्रीडम ऑन डिसाइडिंग स्केल ऑफ ऑपरेशन, पहले अगर आप लोगों को बिजनेस ज़्यादा एक्सपांड करना होता था ना तो भी आप लोगों को गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। अब आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है, आपका बिजनेस बंद करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, वो फॉर्म फिल करके आप गवर्नमेंट को दे दीजिए। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड, पहले आप लोग एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स मूव करते या फिर सूरत से आप लोग अहमदाबाद भी कुछ मूव करते ना, आप लोगों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे या बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए जाते, टैरिफ मतलब टैक्सेस लगाए जाते हैं। अब वो सारे रिस्ट्रिक्शंस जो थे, वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी कम कर दी गई। तो 3 चीज़ें अपन ने पढ़ी। सबसे फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, अबॉलिशिंग लाइसेंस रिक्वायरमेंट। सेकेंड अपन ने क्या पढ़ा, स्केल ऑफ ऑपरेशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड। अब आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स लेके जा सकते हैं बिना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो किए। फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपका जो गुड्स है उसकी आपको कितनी प्राइस लेनी है वो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लोग एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस नहीं ले सकते, मतलब आप लोग ऐसे नहीं आपके मन से कुछ भी प्राइस दो। जो इंडस्ट्री में जिस तरह से प्राइस डिटरमाइन की जाती है उस तरह से डिटरमाइन कीजिए, पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले प्राइस फिक्स करने से पहले प्रोडक्ट का, पहले के टाइम पे 1991 से पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, पर अब गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 5th पॉइंट, डिक्रीज इन टैक्सेस एंड अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ ना, बहुत सारे टैक्सेस रिड्यूस कर दिए गए, कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस की गई। पहले कस्टम ड्यूटीज है ना 65% के अबव थी, अब तुम्हारी कस्टम ड्यूटी अराउंड देखो ना 10% प्लस दूसरे टैक्सेस लग के कुछ अराउंड 13 जितनी होती है। पर अब टैक्सेस बहुत कम हो चुके हैं। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, पहले जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जो प्रोसीजर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा क्या थे, कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे। अब ये जो प्रोसीजर्स है ना वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गए, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती थी। आफ्टर लिबरलाइजेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई, इस वजह से इजीली अपन लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए। वापस अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, फ्रीडम ऑन डिसाइडिंग स्केल ऑफ ऑपरेशन, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड, freedom in fixing price of goods and services, reduction in tax and unnecessary restrictions, simplifying procedure for import and export and easy attraction of foreign investment। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन मैं तुमको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ क्या होता है। जब गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज का जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट एंटरप्राइज के हाथ में देना चालू कर देती है, तो वो प्राइवेटाइजेशन में हुआ क्या था ना, 1991 से पहले ना पब्लिक सेक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हुआ करती थी। बट धीरे धीरे क्या होने लगा ना, गवर्नमेंट को रियलाइज़ होने लगा बिकॉज पब्लिक सेक्टर का जो पूरा बजट का जो भार है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, तो पब्लिक सेक्टर वाले बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे और मोस्ट ऑफ जो पब्लिक सेक्टर है ना वो लोग लॉस में जा रहे थे। किस में जा रहे थे? लॉस में। इस वजह से 1991 में गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब ये पब्लिक सेक्टर वालों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप लोगों को अगर
बोलते हैं ना, सर्वाइव करना है तो आपको आपका पैसा खुद कमाना पड़ेगा, गवर्नमेंट अब आप लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी। इस वजह से प्राइवेटाइजेशन लाया गया। पहले क्या हुआ करता था ना, कुछ सेक्टर ऐसे थे, कुछ बिजनेसेस ऐसे थे जिसमें से पब्लिक वाले काम कर सकते हैं। अब वो जो सेक्टर्स है उनको रिड्यूस कर दिया गया और सिर्फ 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर वाले काम कर सकते हैं, रेलवे, दूसरा डिफेंस और तीसरा पोस्ट ऑफिस। उसके अलावा सारे सेक्टर में प्राइवेट वाले भी अब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एम एट गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस एंड टू रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। दे अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जब आपका मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर से, मैंने क्या बोल रही हूँ, जब आपका मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाए तो अपन उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, एक बार वापस रीड कर लेते हैं। दे अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ disinvestment and decided to refer sick and enterprise to industrial and financial reconstruction। जो भी पब्लिक एंटरप्राइज सिक यूनिट थी, सिक मतलब जो लॉस मेकिंग यूनिट थी, उसको उन लोगों ने किसको दे दिया, एक बोर्ड है, वो बोर्ड का क्या काम है, ये जो सिक यूनिट्स है ना उनको रिवाइव करना मतलब इनको वापस सर्वाइव करने में हेल्प करवाना। तो जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी ना उसको उन लोगों ने इस बोर्ड को सौंप दिया। और मोर ओवर बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में उन लोगों ने डाइल्यूशन किया गवर्नमेंट स्टेक का। गवर्नमेंट का स्टेक मतलब गवर्नमेंट के जो शेयर्स है उसका डाइल्यूशन करना, मतलब ये डाइल्यूशन वर्ड मतलब उनके पावर्स को कम करना, उनके पावर्स को क्या करना, कम करना। जैसे कि पहले गवर्नमेंट के पास 51% शेयर हुआ करते थे, अब गवर्नमेंट ने अपने शेयर को 51 से रिड्यूस कर दिया। अगर किसी भी सेक्टर का 51 से ज़्यादा शेयर किसी के पास होता है तो वो उसका ओनर होता है। अगर 51% से शेयर उसने कम कर दिया मतलब अब गवर्नमेंट उसका ओनर नहीं रहा, उस सेक्टर का ओनर कौन बन गया, प्राइवेट वाला बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारा प्राइवेटाइजेशन हुआ। वापस देख लो, इसमें क्या था, पब्लिक प्राइवेट को ज़्यादा रोल दिया गया, सिक एंटरप्राइज को बोर्ड को सौंप दिया गया, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक को डाइल्यूट किया। कितना स्टेक डाइल्यूट किया, 51% डाइल्यूट किया। उस वजह से जो ओनरशिप है वो कहाँ चली गई, पब्लिक से किसके पास ट्रांसफर हो गई, प्राइवेट के पास। पब्लिक से किसके पास ट्रांसफर हो गई, प्राइवेट के पास। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब गवर्नमेंट चाहता था कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन जाए, पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज। मतलब आपको जब ग्लोबली एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करना हो, मतलब इंडिया वालों के अगर यूएसए वाले के साथ ट्रांजैक्शन करना हो तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना है। तो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट ये बोलता है कि जो बाउंड्री के रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटा के एक दूसरे, ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटरडिपेंडेंसी ऑफ वन कंट्री ऑन अनदर फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ताकि वो लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे तक पहुंचा सके या फिर कैपिटल को या फिर टेक्नोलॉजी को एक दूसरे तक पहुंचा सके, तो हम लोग उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब हमारा जो इंटरनेशनल जो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब लिबरलाइजेशन ज़्यादा हो, मतलब रिस्ट्रिक्शंस कम हो, टैक्सेस कम हो, तो ही ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। ग्लोबलाइजेशन किस किस चीज़ों में आया, टिल 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इम्पोर्ट। 1991 तक इम्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन थे। अब गवर्नमेंट ने जो 1991 में पॉलिसी लाई वो 3 चीज़ों को रिफॉर्म करने के लिए लाई, 3 चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए लाई। सबसे पहले जो इम्पोर्ट का लाइसेंस है उसमें उन लोगों ने चेंजेस लाए। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन, पहले जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो टैक्सेस थे, उस रिलेटेड जो चेंजेस लाए वो सब आया। और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, पहले क्या था ना, पहले आप लोग कितना इंपोर्ट कर सकते हो ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। आज भी कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है बट वो रिस्ट्रिक्शन कम कर दिए गए हैं। तो 3 चीज़ों के रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में बात किया गया, लाइसेंसिंग ऑफ इंपोर्ट, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। एक ग्लोबल कंट्री किसको माना जाता है, ग्लोबल इकोनॉमी किसको माना जाता है, जिसके अंदर ये 6 चीज़ें हो। सबसे पहले जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज इजीली एक नेशन से दूसरे नेशन तक मूव चली जाए, जिसमें
कैपिटल एक नेशन से दूसरे नेशन तक जा पाए, जिसमें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक नेशन से दूसरी नेशन पे जा पाए, जहाँ पे लोग पीपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली जा पाए, जहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए एक कॉमन मैकेनिज्म हो, और गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव हो वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो। ग्लोबल पर्सपेक्टिव मतलब वो बड़ा सोचे, वो ऐसा नहीं सोचे कि हम लोग सिर्फ हमारा कंट्री तक ही रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव कैसा हो, ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो, तो हम लोग बोलेंगे हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल इकोनॉमी है। वापस क्या क्या चीज़ें, गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा पाए, कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा पाए, उसके बाद पीपल एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा पाए, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा पाए, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एक कॉमन कमिटी या फिर कॉमन मैकेनिज्म हो, और गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव हो वो ग्लोबल हो। गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव हो वो ग्लोबल हो। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी, एक बार वापस देख लो। लिबरलाइजेशन में अपन ने क्या क्या देखा कि अबॉलिश लाइसेंस रिक्वायरमेंट हटा दी गई, स्केल ऑफ ऑपरेशन आपको कितना रखना है वो आपके ऊपर रहेगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दिए गए, प्राइस फिक्स करने का जो राइट है वो आपके पास रहेगा, टैक्सेस को कम कर दिए गए, प्रोसीजर को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिसीज बनाई गई। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, पब्लिक का रोल कम करके प्राइवेट का रोल ज़्यादा हो गया। ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें अपन ने देखी, ग्लोबलाइजेशन में 3 चीज़ों का रिफॉर्म हुआ, इम्पोर्ट लाइसेंस का, टैरिफ रिस्ट्रिक्शन का, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का। और एक ग्लोबल इकोनॉमी कौन है, जिसमें फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल है, फ्री फ्लो ऑफ आईटी है, फ्री फ्लो ऑफ पीपल है, कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, और गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो कैसा है, वो ग्लोबल है। ओके स्टूडेंट्स, डीमॉन पे आते हैं, डिमोनेटाइजेशन और इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस। ये 2 टॉपिक बाकी है। डिमोनेटाइजेशन अगर आप लोगों को याद होगा, सबको ही याद होगा आई गेस, 2016 नवंबर 8 2016 मोदी जी ने क्या बोला, मोदी जी बोले कि भाई अब से 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट बंद। ये 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट्स बंद होने का मतलब समझते हो, 500 रुपये 1000 रुपये का नोट बंद हुआ मतलब आपके जो सबसे बिग डिनोमिनेशन थे, सबसे बड़े 2000 का नोट पहले नहीं आया करता था, ठीक है, 2000 का नोट पहले नहीं था, तो आपके जो सबसे बड़े डिनोमिनेशन है वो डिनोमिनेशन अब हट गए, और जो सबसे ज़्यादा सबके पास हुआ करता था 500 और 1000 के नोट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अब वो दोनों नोट को इन लोगों ने हटा दिया। ये दोनों नोट को हटाने से इम्पैक्ट क्या हुआ वो चीज़ समझते हैं। देखिए, पहले लोगों ने क्या किया होगा, जो ब्लैक मनी वाले होंगे वो ब्लैक मनी वालों ने अपने 500, उनके पास जो ब्लैक मनी होगा वो मोस्टली 500 और 1000 के डिनोमिनेशन में होगा, उन लोगों ने उसको कहीं छुपा के रखा होगा। अब हुआ क्या, बिकॉज अब ये दोनों नोट चलेंगे ही नहीं, मतलब ये लोग लीगल टेंडर नहीं है, लीगल रुपीज़ नहीं है, तो अब उन लोगों के पास जो पैसा है उनको कंपल्सरी अब बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अब वो लोग बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक वाले पूछेंगे ना कि इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कैसे है, तो वो लोग पकड़े जाएंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि जिसने ब्लैक मनी को छुपाया है वो लोग डिपॉजिट करवाओ, पर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी जो आपने पैसा छुपाया है उस वजह से। एक बार आप रीड कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन November 8, 2016 with profound implication for the Indian economy. The 2 largest denomination note 500 and 1000 were demonetized with immediate effect, मतलब उसी टाइम से, ceasing to be legal tender except for few selected purposes. कोई जगह पे वो नोट चल रहे थे, वो भी 5-6 दिनों के लिए। This lead to 86% of money in the circulation invalid. इस वजह से 86% ऑफ मनी जो सर्कुलेशन में था इकोनॉमी में, अब वो क्या हो गया है, इनवैलिड हो गया है। ठीक है, आगे, People of India have to deposit black money या invalid money into bank which came along with restriction on withdrawal. आप लोगों को पूरा पैसा तो डिपॉजिट करना ही था, आप पर आपका विड्रॉल भी उन लोगों ने क्या कर दिया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। आप दिन में सिर्फ 10,000 रुपये ही निकाल सकते थे एक बार में, ठीक है, ये वाला रिस्ट्रिक्शन याद हो किसी को, तो ये वाला रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, तो आप लोगों को डिपॉजिट भी सब कुछ करना पड़ा, और आप लोगों के जो पैसों का विड्रॉल है वो भी उन लोगों ने कम कर दिया। अब हुआ क्या, इस वजह से इसके फीचर्स पढ़ते हैं। डीमोनेटाइजेशन को एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर माना जाता है, क्योंकि जितनी भी कैश होल्डिंग थी ना लोगों के पास, वो सब अब किस में आ गई, वो बैंक के अंदर आ गई। कैश अब ऐसे के ऐसे फ्री में नहीं पड़ा, बैंक में पैसा आने की वजह से
इकोनॉमी में सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ता है। पहले अगर आपके लॉकर में वो पैसा पड़ा है तो वो पैसा घूमेगा नहीं, वो पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, पर बिकॉज ऑफ वो पैसा इकोनॉमी में आ गया तो सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगा। उस वजह से क्या हुआ ना, उस वजह से आपकी इकोनॉमी भी इम्प्रूव की। मोर ओवर ब्लैक मनी जो था, जो पहले आपके हाथ में नहीं आता था, वो पहले इकोनॉमी में नहीं आता था, वो ब्लैक मनी में रोटेट होना चालू हो गया। ठीक है, सेकंड चीज, फर्स्ट चीज क्या है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर देखा जाता है, इस वजह से कैश होल्डिंग जो भी थी वो सारी डिपॉजिट हो गई बैंक में। सेकंड, डीमोनेटाइजेशन, ये इंडिकेट करता है कि भाई अब गवर्नमेंट टैक्स इवेजन को बिल्कुल भी नहीं चलाएगी वापस। डीमोनेटाइजेशन ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट अब टैक्स इवेजन बिल्कुल भी नहीं चलाएगी। इट चैनलाइज सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ही समझो। उसने क्या किया ना, जो सेविंग्स है उसको बैंकिंग के अंदर डाल दिया, राइट, जितनी लोगों की पैसा था, तो उस वजह से वो फॉर्मल सिस्टम में आ गया। मतलब ये इसका मतलब वो ये जो मैंने तुमको ऊपर समझाया कि सर्कुलेशन ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ गया। पहले जो सेविंग्स थी वो लोग लॉकर में लग के रखते थे, राइट, अपने घर में पड़ा रहता था, तो वो इकोनॉमी में रोटेट नहीं होता था। बट बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन सेविंग कहाँ पे आ गई, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम मतलब यहाँ पे बैंक डिपॉजिट समझो, बैंक डिपॉजिट में आ गई। अब बैंक डिपॉजिट में आ गई, उस वजह से मनी इन सर्कुलेशन क्या हो गया, बढ़ गया। मनी इन सर्कुलेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है आपकी इकोनॉमी अकॉर्डिंगली ग्रो भी करेगी। और इसका एक और पर्पस क्या था, कैशलेस इकोनॉमी बनाना। डिमोनेटाइजेशन ये चाहता था कि लोग कैश में कम से कम ट्रांजैक्शन करें। कैश में कम ट्रांजैक्शन करने का मतलब क्या, कैश में जितना ट्रांजैक्शन होता है ना, ब्लैक मनी होने का चांसेस उतना ज़्यादा हो जाता है। पर अगर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो बैंक से हो रहा है, तो बैंक से हो रहा है तो वो तो रिकॉर्ड होगा। अगर वो रिकॉर्ड होगा तो आप लोगों का ब्लैक मनी बनाने का जो वे है वो कम हो जाएगा। इसीलिए डिमोनेटाइजेशन किस चीज़ को प्रमोट करता है, कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करता है। देखते हैं इम्पैक्ट क्या क्या हुआ डीमोन का इफेक्ट ये हुआ, मनी के ऊपर क्या हुआ, कैश ट्रांजैक्शन कम होने लगे, बैंक में डिपॉजिट बढ़ने लगे, फाइनेंशियल सेविंग भी लोगों की बढ़ने लगे। फाइनेंशियल सेविंग मतलब बैंक डिपॉजिट बढ़ गए थे। प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो प्राइवेट वेल्थ डिक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि बहुत लोगों के पास क्या था, ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी वो लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते थे। क्यों 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 कोई जो, क्योंकि उस लोगों को उसके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टीज भरनी पड़ती थी। मोर ओवर वो गवर्नमेंट की आंखों में आ जाते, तो इस वजह से बहुत लोगों की जो प्राइवेट वेल्थ है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पब्लिक सेक्टर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक सेक्टर पे क्यों कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर है मतलब वहां पे तुम लोगों का मोस्टली सारे ट्रांजैक्शन बैंक में ही होते थे पहले से, तो उन लोगों को इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ। डिजिटलाइजेशन इंक्रीज हुआ, तुमको पता ही है आजकल जीपे कितना यूज होता है, पेटीएम कितना यूज होता है। रियल एस्टेट, तुम लोगों की लैंड एंड बिल्डिंग के भाव की रेट्स बहुत ज़्यादा गिर गई थी डीमोन के बाद। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मनी होता है ना वो किसके पास होता है, तुम लोगों को पता है, बिल्डर के पास। पहले जो बिल्डर लोग थे ना वो लोग क्या करते थे, बिल्डर लोग 1 करोड़ का सामान वो लोग है ना आप लोगों को रजिस्टर्ड उसका 20 लाख का ही करवाते थे। 1 करोड़ की जमीन को वो लोग रजिस्टर्ड प्राइस 20 लाख ही दिखाते थे, और 80 लाख जितना वो लोग अपने पास ब्लैक मनी के तौर में रखते थे। तो इस वजह से रियल एस्टेट की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई थी। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ था। क्यों इंक्रीज हुआ था, क्योंकि लोग अब ज़्यादा इनकम डिस्क्लोज करने लग गए थे। उनको डिस्क्लोज करना ही पड़ता, अगर वो लोग डिस्क्लोज नहीं करते तो वो पैसा क्या हो जाता, ब्लैक मनी में काउंट होता और उनको पेनल्टी भरना पड़ता। तो इस वजह से उन लोगों का डिस्क्लोजर बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा टैक्स कलेक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा ही। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस। ये जो गवर्नमेंट ने डीमोन किया, ये गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, उस वजह से बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट आया वो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कंपटीशन बढ़ा मतलब सबसे पहले इंक्रीज कंपटीशन मतलब देखो हुआ क्या, क्योंकि अब लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट कम कर दी गई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बोला था कि भाई फॉरेनर्स को बोला था कि आप लोग अब आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो उस वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा न्यू लोग मार्केट में आने लगे, बहुत ज़्यादा फॉरेन कंपनीज भी मार्केट में आने लगे। उस वजह से इंडियन कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन होने लगा। रीड करो, changes in the rule of industrial licensing and entry of foreign firm Indian market has increased competition in India. More demanding customers मतलब
हुआ क्या, पहले 1991 से पहले जो कंपटीशन था वो लिमिटेड था, कंपटीशन लिमिटेड था तो कस्टमर्स के पास जो चॉइस थी वो भी लिमिटेड थी। पर अब क्या हुआ, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया तो उस वजह से कस्टमर की चॉइसेस भी बढ़ गई, अब चॉइसेस भी बढ़ गई तो उस वजह से जो कस्टमर्स है वो ज़्यादा अवेयर हो गए और वो लोगों की जो डिमांड्स है वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, मोर डिमांडिंग कस्टमर। एक बार रीड करते हैं, well-informed customer are more demanding, increased competition in the market gives customer wider choice of quality product at a reasonable price। इस वजह से हमारे जो कस्टमर्स है वो क्या हो गए, मोर डिमांडिंग हो गए। थर्ड पॉइंट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या, जो हमारा बिकॉज ऑफ 1990 के वन के बाद आप लोगों के रिस्ट्रिक्शन हट गए, आप लोग टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट कर सकते थे, आप यूएस से टेक्नोलॉजी लेके आ सकते थे, तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से अपन लोगों के बिजनेस करने का तरीका भी बदल गया, इनफैक्ट बिजनेस करने का तरीका इम्प्रूव हो गया। बट स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए क्या था, थोड़ा चैलेंजिंग था। एक बार रीड कर लेते हैं, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इंक्रीज कॉम्पिटिशन फोर्स द फर्म टू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द मार्केट। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी का चेंजेस आने की वजह से बहुत सारी फर्म को एक चैलेंज फेस करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ सर्वाइविंग इन मार्केट। नेसेसिटी फॉर चेंज, रैपिडली चेंज क्यों हुआ वो तो तुमको समझ आया ना, क्योंकि अपन लोगों को अब बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। बाहर फॉरेन कंट्रीज इंडिया में आएगी तो वो लोग भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, इसीलिए रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, अपना जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज होने लगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेसेसिटी फॉर चेंज, मार्केट के जो ऑपरेशन 1991 से पहले मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल हुआ करता था। 1991 के बाद तुम लोगों के जो मार्केट है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। बहुत ज़्यादा चेंजेस आने की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो गया। उस वजह से आपको कंटिन्यूसली आपका काम करने का तरीका बदलना पड़ा, इसीलिए क्या है, नेसेसिटी फॉर चेंज। उसके बाद नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। पहले आप लोगों के जो रिसोर्सेज थे उसमें मशीनरी का एक्सपर्ट होना, मशीन में एक्सपर्ट होना इतना ज़रूरी नहीं था। बट बिकॉज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से मशीनरी आई, मशीनरी आने की वजह से अब तुम लोगों के जो लेबर्स है ना उसके अंदर स्किल्स और जो बोलते हैं ना काम करने की विल, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा चाहिए थी। मतलब अब आप लोगों को आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो पांचवा चेंज क्या आया कि अब आप लोगों के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा। द चेंजिंग मार्केट कंडीशन टुडे रिक्वायर्ड पीपल विथ हायर स्किल्स। मार्केट ओरिएंटेशन, अब पहले के टाइम पे क्या होता था ना, लोग प्रोडक्ट बना देते थे, उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद वो लोग सेल करते थे। अब बिकॉज 1991 के बाद कंपटीशन इतना बढ़ गया, अब लोग उल्टा करते हैं, पहले मार्केट में देखते हैं कि कितनी डिमांड है और किस टाइप की डिमांड है, उसके बाद वो लोग प्रोडक्शन करते हैं। पहले प्रोडक्शन 1991 से पहले क्या होता था, प्रोडक्शन हो जाता था, उसके बाद वो लोग जितना बन गया उसको बेचने में लग जाते थे। अब ऐसा नहीं होता, वो तो इलॉजिकल है ना। आप इतना प्रोडक्ट, आप 1 लाख जितना प्रोडक्ट बना दो, सपोज 20,000 ही बिका तो 80,000 का तो लॉस हो जाएगा ना। इससे अच्छा अब के टाइम में बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन लोग क्या करते हैं, पहले मार्केट को स्टडी करते हैं। मार्केट को स्टडी करने में पता चला कि डिमांड 20,000 की है, तो 20,000 के सामने हम लोग 25,000 जितना प्रोडक्ट बनाएंगे, समझे। तो अब क्या हो गया है, अब पर्सपेक्टिव मार्केट ओरिएंटेड हो गया। पहले जो पर्सपेक्टिव था वो क्या था, प्रोडक्शन ओरिएंटेड था। ये लाइन लिख के आना कंपलसरी है। पहले जो पर्सपेक्टिव था वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड था, अब कैसा हो गया है, मार्केट ओरिएंटेड हो गया है। ओके, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। पहले जो गवर्नमेंट है ना वो पब्लिक सेक्टर को बहुत सपोर्ट किया करती थी, बट गवर्नमेंट को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा, बिकॉज गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को इतना सपोर्ट करती है ना, पब्लिक सेक्टर वाले एफर्ट्स डालना ही बंद कर दिए और वो लोग मोस्टली लॉस में जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला अब हम लोग तुमको बजट में सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको खुद ही एफिशिएंटली प्रॉफिट कमाना पड़ेगा और सर्वाइव करना पड़ेगा, हम आपको मदद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आया समझ, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। एक बार वापस देख लो क्या क्या पॉइंट्स हैं। कंपटीशन इंक्रीज हुआ, कस्टमर, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो कस्टमर्स की डिमांड इंक्रीज हुई, टेक्नोलॉजी चेंजेस आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए तो अपन को खुद को भी चेंज होना पड़ा,
उसके बाद अपन को अपनी ह्यूमन रिसोर्स को भी मोर डेवलप करना पड़ा और स्किल डालनी पड़ी। उसके बाद जो अपना अप्रोच था प्रोडक्शन ओरिएंटेड उसको चेंज करके मार्केट ओरिएंटेशन में जाना पड़ा। और जो पहले पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, अब वो सपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ये चैप्टर हो चुका है। कुछ डाउट्स हो तो मुझे बोल देना, मैं तुम लोगों को केस स्टडीज भेज दूंगी 1 2 3 तीनों चैप्टर्स की। इसके बाद अपन लोग चैप्टर नंबर 4 कल से ही चालू करेंगे। मैं ट्राई करूंगी चैप्टर नंबर 4 2 दिन में खत्म हो जाए।